जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख सकते हैं झारखंड मॉडल पेपर जो आया हुआ है पहला, उस पहले सेट का हमने प्रीवियस वीडियो में एमसीक्यू अपलोड कर दिया है, तो आप उसको जरूर देख लें। आज मैं बताने वाला हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर, जो भी सब्जेक्टिव दिया गया है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा 1 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 1 मार्क्स का मतलब ये है जिसका आंसर हम लोगों को 1 वर्ड में देना होगा या 1 सेंटेंस या 1 लाइन में देना होगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 का, क्योंकि 1 से लेकर 25 तक हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि आपको उस भौतिक राशि का नाम बताना है जिसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, यानी उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करना है जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो आपको बता दें, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम सुना है, EFI मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। और फोर्स पर यूनिट चार्ज में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है। यानी कि इसका आंसर आपका होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे बात करता है सर ये कैसा राशि है, स्केलर है कि वेक्टर। आपको बता दें ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हमने फोर्स का यूज करा है, और जब फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये भी आपका सदिश राशि यानी कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। सर इसका आंसर लिखेंगे कैसे, एक लाइन में आपको लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका आंसर हो गया, और एंड इट इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश राशि। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, आइए एक बात आप याद रखिए बाबू, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है द अकेडमिक गुरु, और उस चैनल में एक बार आपको उसका नाम लिख देते हैं, द अकेडमिक गुरु। उस चैनल में ऑल सब्जेक्ट का यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आ रहा है। इवन फिजिक्स का भी जो हम यहाँ बता रहे हैं वो भी वहाँ पे हम अपलोड करेंगे, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और वहाँ से भी आप ऑल सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का रिविजन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन 27 की तरफ क्या कह रहा था, कह रहा है सर कि 2 आइडेंटिकल कॉइल्स है, एक है कॉपर का और एक है एल्युमिनियम का, और वो रोटेट कहाँ कर रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है, कहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड में कर रहा है। तो बताइए सर कि उसके इंड्यूस करंट में क्या फर्क पड़ेगा। एक बात बहुत ही आराम से आप समझेंगे, आपको बता देते हैं, ध्यान समझेंगे इस बात को, कि जो उसका EMF इंड्यूस करेगा, जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, वो दोनों का सेम होगा, दोनों का सेम होगा। लेकिन जो करंट है वो डिपेंड करता है मटेरियल्स के प्रॉपर्टी पे, और क्योंकि आपका जो कॉपर है ये इसका रेसिस्टेंस कम होता है, यानी ये इसमें आराम से करंट फ्लो कर सकता है, और एल्युमिनियम का रेसिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है। तो जब इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसमें जो है रेसिस्टेंस ज्यादा होने के चलते करंट का लॉस भी ज्यादा होगा। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि कॉपर में करंट ज्यादा इंड्यूस होगा, क्योंकि कॉपर का रेसिस्टेंस कम होता है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। तो यहाँ पे सिंपली समझना यही है कि विच कॉइल मोर वैल्यू ऑफ, किसका ज्यादा वैल्यू होता है, तो आपको याद रखना है कॉपर कॉइल हैव मोर वैल्यू ऑफ किसका, इंड्यूस करंट। और अगर पूछता इंड्यूस EMF तो बताते हैं बोथ कॉइल हैव सेम इंड्यूस EMF, दोनों का विद्युत वाहक बल तो सेम होता है, लेकिन जो धारा है वो कॉपर कॉइल में ज्यादा प्रेरित होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम आसान से, एकदम मक्खन जैसा हम लोग इसको एक्सप्लेन करने वाले, एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ है ये नहीं है सब में। What magnetic waves are used to examine the crystal structure of सॉलिड के ठोस के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम लोग पढ़े हैं, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, उसमें से एक आता है, उसका नाम है एक्सरे, जिसको हम लोग एक्सरे कहते हैं। और एक्सरे जो होता है वो इतना पावरफुल होता है कि बोन्स का फोटो दिखा देता है, हड्डी का फोटो दिखा देता है, यानी एक्सरे कैन passes through flesh but not bones, वो मांसपेशियों से आराम से पास कर जाता है लेकिन बोन से नहीं कर पाता। इसलिए हम लोग एक्सरे का यूज करते हैं ताकि हम सॉलिड स्ट्रक्चर को आराम से देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करते हैं, और हमारा जो अगला सवाल है वो है 29 ना, ये 29 देखते क्या कह रहा है, कह रहा है 2 कणों का संवेग बराबर है सर, 2 पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटा, दैट मींस सिंपली P1 इक्वल्स टू P2। तो बताइए उसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का यानी कि लैम्डा का क्या अनुपात होगा। तो आप कह रहे हैं बाबू लैम्डा इक्वल टू होता है h/p, 2 बार निकालेंगे, लैम्डा 1 तो h/p1 और लैम्डा 2 तो h/p2, क्योंकि h तो आपका प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू फिक्स होता है प्लैंक कांस्टेंट का, तो लैम्डा 1/λ2 यहां से निकालेंगे h/p1 और बटा h/p2 पलट के चल जाएगा ऊपर में P2/h,
और क्योंकि P1 P2 बराबर है, H तो बराबर होता ही है, तो λ1 बाई λ2 का जो अनुपात है 1:1 मिलने वाला है आपको, यानी इसका आंसर होगा 1:1। क्वेश्चन नंबर 29 1:1, ये इसका हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। पी टाइप ये सेमीकंडक्टर चैप्टर आपने पढ़ा है, 14 चैप्टर सेमीकंडक्टर से बताता है दो तरह का अशुद्धि मिलाते हैं, एक मिलाते हैं ट्राईवैलेंट और एक मिलाते हैं सर पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट जैसे हो गया आपका बोरोन हो गया सर और एल्युमिनियम हो गया सर, तो ये जब हम मिलाते हैं ट्राईवैलेंट तो हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाता है, और जब हम पेंटावैलेंट मिलाते हैं तो हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है पी टाइप कब मिलेगा, तो जब आप उसमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम को ऐड करेंगे जैसे बोरोन और एल्युमिनियम, तो आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। अगर एन टाइप पूछता तो बताते कि हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करेंगे तो हमको एन टाइप मिल जाएगा। ठीक है, एक वर्ड में आंसर ही देना है इसका, ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है। आगे आइए, अ ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एक ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया गया है, अपवर्तनांक दिया गया है सर, और उसको ना कहाँ रख दे रहे हैं, ट्रफ ऑफ लिक्विड में रख दे रहे हैं। तो बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, क्या लेंस को डिसअपीयर करने के लिए एकदम आसान है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिसअपीयर करना है तो या तो 1.5 के इक्वल होना चाहिए या फिर इससे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1.5। इसका आंसर क्या होगा, 1.5 इक्वल टू 1.5 और ग्रेटर देन 1.5, तभी जाके जो है जिस लेंस को उसमें हम डुबा रहे हैं वो डिसअपीयर हो सकता है। ठीक है, बहुत आसान है, देख लीजिए आराम से। 32 क्या कह रहा है, Which section of the electromagnetic spectrum is absorbed from sunlight by ozone layer? कौन सा ऐसा सेक्शन है जो ओजोन लेयर उसको ऊपर ही सोख लेता है, सबको पढ़े, पराबैंगनी किरण, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट को जो है ओजोन लेयर पहले ही एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी जो हमारा 7 तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें से अल्ट्रावायलेट लाइट को जो है ओजोन लेयर ऊपर में ही सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और वैसे भी हम लोग पढ़े हैं, अगर वो हमारे बॉडी पे डायरेक्ट आके पड़ेगा तो स्किन कैंसर जैसा भयानक बीमारी का भी कारण बनता है, इसलिए उसको सोख लेता है तो बढ़िया करता है। चलिए अब ये नंबर 33, 2 सवाल और बच रहा हम लोगों का, ये सब 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन था, सब इजी वाला क्वेश्चन है। 33 कह रहा है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल आप 3 तरह का पढ़े हैं, पारा मैग्नेटिक के बाद फेरो, उसके बाद डाई मैग्नेटिक। आपको बता दें पारा मैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है, डाई मैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होता है, और फेरो मैग्नेटिक के लिए मोर देन 1 होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव होता है, मोर पॉजिटिव होता है। तो याद रखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव पूछ रहा, सिर्फ नेगेटिव पूछ रहा है तो डाई मैग्नेटिक, पॉजिटिव पूछता तो पारा मैग्नेटिक, और अगर मोर पॉजिटिव पूछता तो फेरो मैग्नेटिक। तो इसका आंसर होने वाला आपका डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 जो आपका 1 मार्क्स का है, जिसका आंसर 1 वर्ड में एक्सप्लेन करने वाला था सर, वो है राइट बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बायोट-सावर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। सर एक बार शॉर्ट में बायोट-सावर्ट लॉ क्या था थोड़ा समझा दीजिए। आइए देखते हैं हम लोग क्या था। कह रहा है कि अगर किसी एक करंट कैरिंग वायर से डीएल लेंथ से थीटा यानी कि आर डिस्टेंस पर अगर हमको यहाँ कहीं पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, उसके लिए बायोट-सावर्ट लॉ बताया गया था कि dB इक्वल्स टू होता है k I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमको ये भी अच्छे से पता है सर कि k का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, उसके बाद I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, हम इसको यहीं पे ना वेक्टर फॉर्म में लिख दे रहे, इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं ना। अब ध्यान से देखिएगा, तो dB वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, कॉन्स्टेंट है, आई को बाहर करिए, अंदर होगा dl क्रॉस r बाई आर क्यूब। इसको r था तो एक r ऊपर बढ़ाना था, एक r नीचे बढ़ा दिए क्योंकि r हमारा जो है वो डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पे। तो dl क्रॉस r सर साइन थीटा कहा गया, साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज हो गया, यही है आपका वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो ऐसे लिखना आपको k के जगह पे म्यू नॉट बाई 4 पाई, i बाहर है, dl क्रॉस r बाई आर क्यूब। सर स्क्वायर था तो क्यूब कैसे बन गया, क्योंकि एक r ऊपर में बढ़ा है, ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया है, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर था।
जो हमने एक्सप्लेन कर दिया, ये था आपका वन वर्ड जो एमसीक्यू के जस्ट बाद 1 मार्क्स क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने वाला था, उसको हमने एक्सप्लेन किया।